हाउ आर यू भाई? फाइन। करें स्टार्ट या किसी को कुछ और करना हो थोड़ा बहुत बताओ, कर दूं स्टार्ट? तो रूल नंबर 3 तक हम पढ़ चुके थे। आज प्रोनाउन की हमारी दूसरी क्लास है और आज की क्लास पहली क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? सारे पर्सनल प्रोनाउन के जो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके मैंने आपको पॉजेसिव केस बताए थे। फर्स्ट पोजीशन भी बताया था, सेकंड पोजीशन भी बताया था और उनका रीजन भी बताया था कि क्यों फर्स्ट होता है, क्यों सेकंड होता है। ठीक है, याद अगर आपको याद हो तो। ठीक, अब हम उससे आगे चलते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि एक पर्सनल प्रोनाउन होता है क्या? दिस। ये पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नाउन की तरह भी आता है सेंटेंस में और प्रोनाउन की तरह भी आता है। बात समझ में आ रही है? एक सेंटेंस में ये दिस जो पर्सनल प्रोनाउन है इसे हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं और प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं। लेकिन अगर ये वर्ड प्रोनाउन की तरह आएगा तो इसको एक पर्सनल प्रोनाउन होता है इट, वो इसको सेंटेंस में क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। कब? अगर ये वाला पर्सनल प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन आपके सेंटेंस में यूज हो रहा है, लेकिन अगर नाउन की तरह ये वर्ड यूज होगा तब इट इसको रिप्लेस नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? इट जो है वो दिस की जगह पे यूज होगा। कब? तब जब होगा जब दिस किसकी तरह आना चाहिए आपके सेंटेंस में? प्रोनाउन की तरह आना चाहिए। अगर दिस नाउन की तरह आता है आपके सेंटेंस में तो वो उसको इट रिप्लेस नहीं करेगा। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि ये दिस जो है ये नाउन की तरह भी यूज होता है और प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है। तो इस दिस को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? इट से रिप्लेस कर देते हैं। कब? जब ये दिस जो होता है ये किसकी तरह है आपके सेंटेंस में? प्रोनाउन की तरह। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज ए काउ। दिस इज ब्लैक। ठीक है, ये दिख गया आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ। अब इस एग्जाम्पल में देखो ये जो सेंटेंस आ रहा है ये नाउन की तरह आएगा। भाई आपका सब्जेक्ट है, ये नाउन की तरह आ रहा है यहां पर, लेकिन यहां पर ये किसकी तरह आएगा? प्रोनाउन की तरह आएगा भाई, क्योंकि यहां पर ये दिस किसके लिए यूज हुआ है? काऊ के लिए। और ये वाला दिस भी किसके लिए यूज हो रहा है? काऊ के लिए। तो ये क्या होगा? ये वाला दिस प्रोनाउन की तरह काम करेगा और ये वाला दिस नाउन की तरह काम करेगा। तो हम इस वाले दिस को क्या नाउन इट से रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। लेकिन इस वाले दिस को हम इट से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? दिस इज अ काउ, इट इज ब्लैक। इट इज ब्लैक। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि दिस नाउन की तरह भी यूज होता है, प्रोनाउन की तरह। तो आपको यह याद रखना है कि दिस को इट कब रिप्लेस करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे चलें? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या है, इससे बहुत ही अच्छा रूल, एक और अच्छा रूल पढ़ोगे आप। अब हम क्या पढ़ेंगे? इट के बारे में। अभी तक हमने दिस के बारे में पढ़ा था। अगर मैं इट की बात करूं तो ये बात, पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखने से क्या होगा कि रूल समझाने से पहले आपको एग्जाम्पल देने से एक फायदा होता है कि आपके रूल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट इज मी। ठीक है, हु हैव डन दिस वर्क। हु हैव डन दिस वर्क। दूसरा सेंटेंस है इट इज आई। इट इज आई हु हैव
डन दिस वर्क। देखो दो आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब ये बताइए इन दोनों सेंटेंसों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। कौन सा सेंटेंस आपको लगता है कि ये सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही है? जल्दी बताओ। इट और आई एक साथ क्यों आए, ये कंफ्यूजन है। देखो अभी थोड़ी देर में ये कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल खत्म कर देंगे हम। अब रूल देखो, अगर इट के साथ, अगर इट आपके सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट की तरह आता है या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, ठीक, तो क्या होगा कि इट के साथ या तो इज आएगा या फिर वॉज आएगा। यहां तक बात समझ में आई। लेकिन वो कौन सा केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, हु और दैट होना चाहिए, हु या दैट में से एक होना चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये आपका इट का रूल कहता है। इट का रूल क्या कहता है कि अगर इट है तो उसके साथ या तो इज आएगा या वॉज आएगा। तो वो तो पास्ट और प्रेजेंट वाला केस हो गया, पास्ट है तो इज, प्रेजेंट है तो इज आएगा, पास्ट है तो वॉज आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद सब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन वो सब्जेक्टिव केस वाला होना चाहिए, ना ऑब्जेक्टिव वाला चलेगा ना पॉसेसिव वाला चलेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस, रूल समझ में आया या मुझे रिपीट करना पड़ेगा रूल? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस को देखिए और बताइए कि अब कौन सा सेंटेंस सही है। इसके ऊपर आपको एरर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये वाला रूल और इससे पिछले वाला रूल, तो इसीलिए इन्हें थोड़ा ध्यान से देख लेना। देखो पहला वाला सेंटेंस आपका गलत है, ठीक है। दूसरा वाला सेंटेंस आपका सही सेंटेंस है। क्यों? देखो इट, ओके ठीक है, इट दोनों में स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इट अगर स्टार्टिंग में आएगा तो रूल ये वाला फॉलो होगा, इज आना चाहिए, ठीक है, यहां तक सही है बिल्कुल। लेकिन ये कौन सा केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का, ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, लेकिन ये आई का सब्जेक्टिव केस होता है। बस सेंटेंस में ये दो वर्ड का ही तो डिफरेंस था भाई, ऊपर मी था नीचे आई था, बाकी तो सेंटेंस पूरा सेम था। तो क्यों नीचे वाला सही क्यों हुआ? क्योंकि इट का रूल क्या कहता है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए वो सब्जेक्टिव केस वाला होना चाहिए, बाकी और कोई केस का पर्सनल प्रोनाउन यहां पे नहीं लगा सकते हम, तो इसीलिए नीचे वाला सेंटेंस गलत है। बात समझ में आई? तो ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, फोटोकॉपी कर लेना। आगे चले। अच्छा, अब एक ऐसा प्रोनाउन आएगा जिस प्रोनाउन को देख के हो सकता है आपको थोड़ा सा झटका लग जाए। झटका लगता है उस प्रोनाउन को देखने के बाद, उसका भी एक रीजन है, बताएंगे क्यों। ऐसे वो करंट तो है नहीं कि झटका लग जाएगा, लेकिन उसको देखकर कुछ ऐसे ही होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। मैंने आपको कभी पहले भी बताया था कि ये दो तरीके से यूज होता है, बताया था या नहीं बताया था? अगर नहीं बताया था तो दोबारा बता देंगे, हमारा तो काम ही बताने का है। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, कितने होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये 2 ऊपर वाले अलग होते हैं, नीचे वाले 2 अलग होते हैं। ऊपर वाले 2 क्या होते हैं? ऊपर वाले 2 जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? ये खुद भी सिंगुलर हैं और इनके साथ वर्ब भी आप सिंगुलर अप्लाई करोगे।
ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और नीचे वाले दोनों ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? अब ये सेंटेंस में कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाते हैं। ये वर्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, दोनों होते हैं, और दोनों ही ये चार होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी ये चार ही वर्ड होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी ये चार ही वर्ड होते हैं। तो अब अगर आपके क्वेश्चंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? बात तो सारी यहां आती है भाई, वर्ड चार होते हैं, ठीक है, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये तो सब पहचान लेते हैं भाई, दीज और दोज है तो प्लूरल हो गए, दिस और दैट है तो सिंगुलर हो गए। लेकिन बात क्वेश्चन में बच्चा फंसता कहां पर है? वहां पर फंसता है जहां पर अगर एक क्वेश्चन आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का दे दिया जाए और एक ही क्वेश्चन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का दे दिया जाए, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा वाला डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है और कौन सा वाला डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्वेश्चन है? अब देखो, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज अ पेन, ठीक। एक तो वर्ड, एक सेंटेंस तो ये है, और दिस पेन इज कॉस्टली। क्या ये दोनों सेंटेंस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के हैं? आपको दो सेंटेंस ऊपर लिखे हुए दिख रहे होंगे, दिस इज अ पेन और दिस पेन इज कॉस्टली। क्या ये दोनों सेंटेंस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के हैं? क्या ये दोनों सेंटेंस आपको लगता है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के ही हो सकते हैं? फर्स्ट वाला तो है, दिस इज अ पेन, ये तो कंफर्म है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। क्या तो इसमें कहां कंफ्यूजन है कि ये क्यों नहीं हो सकता भाई? ये क्यों नहीं हो सकता डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का? उसके पीछे तुमको रीजन नहीं पता? तो अभी देखो, अगर ये वर्ड दिस हो, चाहे दिस हो, चाहे दैट हो, चाहे दीज हो, चाहे दोज हो, इन चारों वर्ड के बाद अगर नाउन आता है, मेरा कहने का मतलब है नाउन से जस्ट पहले अगर ये वर्ड लगे हुए हैं तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, अगर ये वर्ड नाउन से जस्ट पहले लगने चाहिए। मतलब कि जो नाउन है उससे जस्ट पहले इन चारों वर्ड में से यदि कोई भी वर्ड आता है तो ये जो वर्ड होंगे ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। अगर नाउन के पहले नहीं है, ये बिल्कुल जस्ट नाउन से पहले नहीं लगे हुए हैं, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे ये। तो देखो यहां पर ये नाउन है कि नहीं है? पेन एक नाउन है भाई, नाउन के जस्ट पहले दिस लगा हुआ है तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। बात समझ में आई? लेकिन क्या यहां पर पेन के जस्ट पहले दिस लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। यहां पर एक आर्टिकल है और एक वर्ब है। उससे पहले चाहे आपके पास आर्टिकल हो, चाहे प्रीपोजिशन हो, चाहे कंजक्शन हो, नाउन को छोड़कर बाकी कोई भी वर्ड हो सकता है, लेकिन दिस के जस्ट बाद में नाउन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? तो अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। तो यही एक इसके ऊपर क्वेश्चन आता बस इसी से है कि एक क्वेश्चन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का दे दिया, एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का दे दिया, एरर बताना है आपको, कौन सा एरर है, कहां पे ये वर्ड सही लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। अब या फिर एरर इतना आएगा कि दीज और दोज के साथ आपको क्या लगा दी जाएगी? सिंगुलर वर्ब, तो आपको उसे प्लूरल में चेंज कर देना। सिंपल सा था, लेकिन बस इसमें क्लू यही था कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का होता क्या है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। अब ये वर्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, इसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो बता सकते हो? कैन यू डिफाइन दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन? इसको डेमोस्ट्रेटिव, जैसे पर्सनल को पर्सनल प्रोनाउन क्यों बोला गया था, मैंने आपको बताया था, ऐसे ही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों बोला गया? देखिए, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है ये किसी पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई करता है, किसी पर्टिकुलर चीज को। यहां पर ये जो लगा हुआ है ये किसके लिए लगा हुआ है? पेन के लिए लगा हुआ है।
तो यहां पर ये किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंट आउट, ये दिस वर्ड जो है ये पेन को पॉइंट आउट कर रहा है। बात समझ में आई? अगर कोई वर्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो वो सेंटेंस में किसी ना किसी चीज को जरूर स्पेसिफिक पॉइंट आउट करेगा। बात समझ में आई? अब इसके बाद इससे भी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन आता है, वो इसके बाद ही पढ़ाना क्यों है, क्यों पढ़ाते हैं उसको इसके बाद? क्योंकि जो ये काम करता है उसका जस्ट अपोजिट काम अगला वाला प्रोनाउन करता है आपका। उस प्रोनाउन का नाम क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इनडेफिनिट प्रोनाउन। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है भाई? पूछ लेना। तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट तो नहीं चल रहा है भाई? एक हफ्ता डिस्ट्रैक्शन का, ये आने वाला मतलब चलने वाला एक हफ्ता बहुत डिस्ट्रैक्टिव है। अब मुझसे मत पूछना क्यों, तुम्हें खुद पता होगा। मेरे से ज़्यादा समझदार बच्चे हो तुम। नवरात्रियां चल रही हैं ना? अरे सर्दी, ये नवरात्रियां ही हैं। उस दिन व्रत टूटता है, उस दिन व्रत खोलते हैं लोग। कल से स्टार्ट हो गए थे वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नो नीड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, इनडेफिनिट प्रोनाउन को इसे इनडेफिनिट ही क्यों बोलते हैं? इनडेफिनिट वर्ड, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपके सामने इनडेफिनिट जो लिखा हुआ है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? नो। इनडेफिनिट का मतलब होता है जो किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हम। इस वर्ड को, ये जो प्रोनाउन होते हैं, हम इन प्रोनाउंस को किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज नहीं करते। अब देखो, अगर पर्टिकुलर चीज के लिए यूज नहीं करते तो कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? वन के साथ लगने वाले सभी प्रोनाउन, एनी के साथ लगने वाले सभी प्रोनाउन और बडी के साथ लगने वाले सभी प्रोनाउन, जो जितने भी होते हैं। क्योंकि क्या एनीबडी किसी एक पर्सन को पॉइंट आउट करता है? समबडी कभी किसी एक के लिए यूज करते हो? नहीं करते हो। एवरीबडी कभी एक के लिए यूज करते हो? नहीं करते हो। जब कोई भी प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर या एक इंसान के लिए पॉइंटिफिकेशन नहीं करे या पॉइंट आउट नहीं करे या उसके बारे में बात नहीं करे, तो वो प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। अगर मैं खाली सम की बात भी करूं तो ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउन ही माना जाएगा, क्योंकि सम भी कभी किसी एक पर्टिकुलर के लिए यूज नहीं करते हो आप। बात समझ में आई? और ये केस मैंने आपको कहां पढ़ाया था? याद करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लू था वो सेम क्लू यहां पर है, लेकिन अब लिखने की जरूरत है कि कौन कौन से होते हैं। वन के साथ लगने वाले सभी प्रोनाउन, वन, बडी और सम, इनके साथ कुल मिला के कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्योंकि भाई वन के साथ कौन कौन से होंगे? वन के साथ 4 होंगे, इसके भी साथ 4 होंगे और इसके साथ भी 4 होते हैं। कौन कौन से? समवन, एवरीवन, नो वन और एनीवन। ऐसी सेम हियर, समबडी, एवरीबडी, नोबडी और एनीबडी। आज कुछ आप नई चीज सीखोगे वैसे। सम वन नहीं, समथिंग, सॉरी 2 बार मैंने ये गलती कर दी। थिंग आती है हाँ यहाँ पर। समथिंग, एवरीथिंग
नथिंग और एनीथिंग। ठीक है भाई, जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था तो तब मैंने आपसे कहा था क्या कि ये सब कैसे होते हैं, ये सब सिंगुलर होते हैं और ये कैसी वर्ब लेके चलते हैं आपके साथ, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर, प्लस ये कैसी वर्ब करते हैं, सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं। लेकिन अब बात कहां आ जाती है, बात आ जाती है कि कौन सा वर्ड आप पर्सन के लिए यूज करोगे, कौन सा वर्ड आप थिंग के लिए यूज करोगे, और कौन सा वर्ड आप ये मतलब इनमें से कौन कौन से वर्ड कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो ऊपर लिखे हुए 4 वर्ड जो हैं, ये समवन, एवरीवन, नोवन और एनीवन, ये जो वर्ड हैं ये सब किसके लिए हैं, ये जो वर्ड यूज होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, ये जितने भी हैं ये चारों वर्ड, ये 4 वर्ड जो होते हैं, समवन, एवरीवन, नोवन और एनीवन, ये जो वर्ड होते हैं ये होते तो सिंगुलर हैं, लेकिन आप इन्हें हमेशा किसके साथ यूज करोगे, पर्सन्स के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मत समझ लेना इन्हें। पर्सन का मतलब मैं कह रहा हूं इंसानों के लिए, जैसे वी, दे, ये सब क्या होते हैं, ये पर्सन होते हैं। ठीक है, समथिंग, थिंग कौन सी होती हैं, वस्तु, वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुओं के लिए आप कौन से यूज करोगे, नीचे वाले समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ये और ये ऊपर वाले दोनों पर्सन के लिए यूज होंगे और नीचे वाले थिंग के लिए यूज होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होंगे क्या, अब वन भाई पर्सन है तो सीधी बात है कि वो लिविंग ही होगा भाई, पर्सन नॉन लिविंग, थिंग क्या होता है, थिंग होता है नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होते हैं, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनमें ये थिंग जो, ये थिंग तो ये क्या होता है भाई, जिसके साथ थिंग लगा हुआ है वो थिंग्स के लिए लगेगा, सीधा सिंपल लॉजिक लगा लो, जिसके आगे थिंग लगा हुआ है वो थिंग्स के लिए लगेगा, बाकी सब पर्सन्स के लिए लगेंगे। सिंपल सा लॉजिक अपने माइंड में बिठाना है, ना कुछ याद करना है ना कुछ रटना है, बस ये याद रखना है जिसके आगे थिंग लिखा हुआ है वो थिंग्स के लिए लगेगा, जिसके आगे थिंग्स के अलावा जो भी कुछ उसके आगे लगा हुआ है डजंट मैटर, वो पर्सन्स के लिए ही लगेगा हमेशा और हमेशा। ठीक है, और ये होते हमेशा सिंगुलर हैं, इसीलिए ये सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं अपने साथ। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात समझ में आई, थोड़ा सा इधर ध्यान देना, एग्जाम्पल्स देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, समवन आर वेटिंग फॉर यू, वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, बहुत कॉमन सेंटेंस भी है, हर कोई हर किसी के लिए इंतजार करता है ना भाई, ऐसा नहीं है? As told, वैल्यू भी उसी की है जो किसी का वेट नहीं करता है।
दीज आर द 3 सेंटेंसेस रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, और कौन सा सेंटेंस सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, बताइए मुझे अब। रीजन, विद रीजन। Only this sentence is wrong. Other 2 sentences, first and second sentences are correct. Okay, I am fine. This sentence is wrong. बिल्कुल गलत. Okay, ठीक है। इनके कहने से गलत होना कोई अनिवार्य नहीं है। गलत वो होगा जिसे हम गलत बताएंगे। तो इन्हें इनके देखा देख प्लीज आंसर ना दें। Tell me fast. देखो ये सेंटेंस भी गलत, दिस लास्ट सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग, बट दिस सेंटेंस इज करेक्ट। क्यों? देखो समवन ये सिंगुलर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये वर्ब सिंगुलर नहीं है, वर्ब प्लूरल है, और वर्ब प्लूरल है तो सेंटेंस गलत है। ठीक है, अब यहां पर याद इज आना चाहिए। ये अगर आपको सेंटेंस करेक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो आप आर की जगह इज यूज करके आओगे, तब आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक, सेकंड वाले सेंटेंस में हैज ये सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर होता है, हैज भी सिंगुलर होता है, तो इसलिए ये सेंटेंस सही है। यहां पर नथिंग है, ये भी मैंने क्या कहा था, सिंगुलर होते हैं, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके चलते हैं, लेकिन आर तो प्लूरल वर्ब है, तो यहां पर भी इज आएगा। बात समझ में आई? लेकिन अब हम देखना क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सम और एनी कहां कहां पर यूज होते हैं। सम और एनी कहां कहां पर किस तरीके से आप उन्हें सेंटेंस में यूज करते हो। हाउ डू वी यूज सम एंड एनी इन द सेंटेंसेस। सेंटेंस के अंदर सम और एनी को, यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी है? बिल्कुल कंफर्म? ओके फाइन। सो रेडी टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 हैं? बिल्कुल 100% स्टाम्प पेपर पे लिख दी जाए 50 आउट ऑफ 50। CHSL 2021 50 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश। ऐसा कर दो तो मजा ही आ जाएगा फिर। सम को यूज करने का एक रूल होता है, क्या पता है? सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। 100% सम जो लगाओगे आप, मतलब सम 100% जो यूज होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। लेकिन कहीं कहीं आपको कभी कभी बुक्स में 20% इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ भी सम को लगा हुआ देखते हैं, लेकिन वो एरर होता है, वो ग्रामेटिकली एरर होता है। आप बोलने में बोल सकते हो, लेकिन बोलना, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखने में जमीन आसमान का अंतर है, ये बात आप याद रखना। ये कोई जरूरी नहीं होता कि जो आप बोलते हो वो लिखने में भी सही हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको बोलने में सही लगे। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश आनी है तो आपको एक अच्छा स्पीकर भी होना चाहिए, अच्छा राइटर भी होना चाहिए, और अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। सुनना भी अच्छे से है, लिखना भी अच्छे से है, बोलना भी अच्छे से है, तब आप कह सकते हो कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है। अब ऐसा नहीं है आपको बोलनी तो आती है लेकिन आपको ग्रामर नहीं आती, लेकिन वहां पे काम किसका? वहां पे तो काम ग्रामर का। एग्जाम में तो बोलने का काम थोड़ी है भाई। वहां तो अगर आप एरर निकाल के आओगे तब नंबर मिलेंगे, वहां पे बोलने से थोड़ी मतलब है।
बोलने का काम कहाँ होता है? जब आप एसएससीबी में बैठते हो, इंटरव्यू में बैठते हो, ग्रुप डिस्कशंस में बैठते हो, जब आपको बोलने का काम पड़ता है, वहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई नहीं देखता। वहाँ पे आपको देखा जाता है कि आपको 5 मिनट दी गई हैं, आपने इस टॉपिक पे 5 मिनट में कितना बोल दिया। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बोलना और लिखना एक सिक्के के 2 अलग अलग पहलू हैं भाई साहब। ये मत सोच लेना कि बोलना आता है तो लिखना भी आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बोलना एक अलग चीज है, लिखना एक अलग चीज है। तो अब यहां पे देख लो कि सम को आप यूज जो करोगे वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। अब अगर मैं एनी की बात करूं, एनी की बात करूं तो सेंटेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यहां पर सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। और इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, कुछ पता है? पहचान कर सकते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस की? आप अगर आपको 3-4 सेंटेंस दे दिए जाएं तो आप क्या पहचान सकते हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर नहीं है तो नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपके क्वेश्चन सेंटेंस के बाद में ये वाला साइन होना कंपलसरी है। बात समझ में आ रही है? अगर ये साइन आपके सेंटेंस के लास्ट में है तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, तो ये एनी जो यूज होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के साथ होता है, लेकिन आप इसको जो यूज करोगे वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज करोगे। तो ये इनको यूज करने का रूल था। अब एग्जांपल देख लो। I have some money in my bag। ठीक है जी। सेकेंड सेंटेंस, I don't have some money in my bank account। दिख रहे हैं 2 सेंटेंस? अब बताइए क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? Whether these 2 sentences written in front of you are correct? कुछ नहीं है, बेसिक रूल लगाना है। बेसिक रूल, अगर वो रूल मैंने बताया तो वो हर सेंटेंस पे एप्लीकेबल होगा। सिंगुलर तो सिंगुलर, ये सम सिंगुलर होता है, एनी भी सिंगुलर होता है, ये मैंने बोल दिया। सिंगुलर तो सिंगुलर ही रहेगा। तो सिंगुलर को आप प्लूरल नहीं बना सकते हो, दोनों ही गलत हैं भाई साहब। पहला वाला सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, आई के साथ हैव भी यूज हो सकता है, तो आई प्लूरल भी तो बन सकता है। आई सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज ऑफ सेंटेंस। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था कि आई के साथ एम भी आता है और आई के साथ हैव भी आता है। दोनों रूल पढ़ाए थे, याद कीजिए आप, कि आई के साथ एम भी यूज कर सकते हो और आई के साथ हैव भी यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आई, ओनली आई। आई के बाद में अगर ऐसा कोई भी और सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन नहीं है जिसके साथ आप जो सिंगुलर भी हो सके और प्लूरल भी हो सके, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। आई हैव सम मनी इन माई बैग। देखो सम आया है तो सेंटेंस पॉजिटिव है या नहीं है? सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको रूल, बिल्कुल रूल सही है कि सम को हम आप पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज करते हैं। नीचे आ जाइए आप, आई डोंट हैव सम मनी इन माई बैंक अकाउंट। ठीक है जी। अब सेंटेंस यहां पर नेगेटिव हो गया। डोंट या डू नॉट बात एक ही है।
डोंट या डू नॉट बात एक ही है, डिड नॉट या डिडेंट बात एक ही है। तो डायरेक्ट आपको एसएससी वहां पर क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा कि डू नॉट लिख दिया, भाई साहब वो आपकी कैपेबिलिटी चेक करता है। आप हिसाब लगाइए, आपको एक A4 साइज की सीट मिलती है, जब आप किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में बैठते हैं एक ही सीट मिलती है A4 साइज की, आप उसके मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो क्या आप 25 क्वेश्चन को उस एक A4 सीट साइड पे सॉल्व कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते भाई साहब, कभी नहीं कर सकते। अगर एडवांस का एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो पूरी एक साइड तो वही घेर लेता है। तो वो एक ही सीट क्यों देते हैं और आपको 60 मिनट क्यों देते हैं? अगर वो ऐसे करते ना कि सिर्फ नॉलेज के ऊपर सिलेक्शन दे रहे होते तो वो कह देते कि शाम तक का टाइम है, कर लो सॉल्व, तो हर कोई नौकरी ले लेता। वहां पर क्या होता है, आपकी सोचने की और समझने की शक्ति का टेस्ट होता है। बात समझ में आ रही है? तो जो वहां पर जिस दिन आपका पेन चलना बंद हो गया, आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, उस दिन आप सिलेक्शन ले जाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो डू नॉट और डोंट एक ही चीज है। तो यहां पर ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया तो सम तो आ ही नहीं सकता भाई। सेंटेंस नेगेटिव होने के तुरंत बाद आप समझ जाइए कि सम तो आना ही नहीं भाई। तो एरर और मैंने आपको क्या बताया था कि एक सेंटेंस में एक ही एरर होगा, एक सेंटेंस में एक ही एरर होता है और 4 ऑप्शन उस एक ही एरर को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सेंटेंस में आपको 4 एरर दे देगा, वो इतना बेवकूफ क्वेश्चन बनाने वाला नहीं होता है कि आपको ऑप्शन भी 4 ही दे दे और आपको सेंटेंस में भी एक एरर से ज्यादा दे दे, ऐसा कभी नहीं होता। देखिए एक सेंटेंस में एरर भी एक होगा, जब आपको दिख गया कि सेंटेंस नेगेटिव है और सम आ गया तो आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? सेंटेंस में एरर तो यहीं पर मिल गया, यहीं मिल गया, इसको सम की जगह नहीं कर दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, खत्म हो गया काम। बात समझ में आई या नहीं? जी। चलो समझ में आई तो एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। हैव यू सम मनी इन द बैंक? बताइए क्या आएगा यहां पर, जल्दी फटाफट। सम की जगह है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप सम यूज नहीं कर सकते हो, और एक सेंटेंस में एक ही एरर हो सकता है, तो सम नहीं आएगा तो क्या आएगा? ए नहीं आएगा। और यहीं पे आपका क्या हो जाता है? एरर मिल जाता है, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन में एरर तो एक ही होगा एक सेंटेंस के अंदर, के 2 एरर ढूंढ लोगे। थैंक यू गाइज फॉर कोऑपरेटिंग मी इन द क्लास, लव यू, लेट्स सी यू टुमारो।